गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सोंड का टॉपिक। ये हमारा जो कोर्स चल रहा है उसका सेकंड लेक्चर है आज हमारा। और कोर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जेके एसएसबी और एसएससी की जो फिज़िक्स का पोर्शन है वो मैंने आपको कवर करवाना है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जो मैं एग्ज़ाम की बात अगर करूं तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो इन 3-4 एग्ज़ाम्स के ऊपर रहेगा। मतलब VLW जो हाल ही में एग्ज़ाम होना है, पटवारी आ गया, ऐसे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर फाइनेंस आ गया, और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे CHSL हो गया, CGL के एग्ज़ाम हो गए वगैरह जो भी हैं, और बैंक के एग्ज़ाम जो होते हैं जिनमें फ़िज़िक्स का पोर्शन होता है, मतलब साइंस आती है, तो वो पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। सेकंड लेक्चर है आज उसका, तो वो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोंड का टॉपिक। तो गाइस, अगर हम सोंड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट इसमें आता है वो ये है कि इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सोंड एक्चुअल में क्या होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है हमारे पास। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि सोंड हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी आगे, तो सोंड के अंदर हमारे पास क्या होता है गाइस, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। जैसे अगर हम पहले बात करें लोडनेस की, तो लोडनेस से भी हम सोंड को क्या करते हैं, करेक्टराइज़ करवाते हैं। अगर हम लोडनेस की बात करें तो इसके जो SI यूनिट होते हैं, याद रखना है गाइस आपने, इसके जो SI यूनिट होते हैं वो होते हैं डेसिबल, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DB, और पूरा क्या आएगा इसका, डेसिबल, इस तरीके से आएगा। मे भी अगर एग्ज़ाम में आपको आए कि बताइए लोडनेस का SI यूनिट क्या होते हैं, तो आपने याद रखना है इसके जो SI यूनिट की अगर हम बात करें, मतलब जो मेज़रमेंट हम इसके करते हैं, सॉरी SI यूनिट नहीं हम इसको कहेंगे, ये जो जिसमें हम इसकी मेज़रमेंट करते हैं गाइस, मेज़रमेंट हम करते हैं डेसिबल के अंदर। और जो इसके SI यूनिट हैं अगर हम उसकी बात करें तो SI यूनिट की अगर हम बात करें तो वो होते हैं इसके वाट पर मीटर होते हैं। सॉरी फॉर दैट लिटिल मिस्टेक। तो इसके जो SI यूनिट हैं वो हैं वाट पर मीटर होते हैं लोडनेस के, ठीक है। आई होप कि ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, जैसे नंबर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें लोडनेस की, तो लोडनेस जो होती है ये होता क्या है, ये हमें बताता है हाउ मच एनर्जी, और यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात होने वाली है, सोंड एनर्जी की, ठीक है। तो यू रिमेंबर इट, यहाँ सोंड एनर्जी की बात हम कर, हाउ मच एनर्जी रीचिंग आवर एयर्स पर सेकेंड, एक सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है, तो वही क्या होता है, लोडनेस होता है सोंड का हमारे पास। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं नंबर फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो गाइस नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर याद रखना, अगर सोंड का एम्पलीट्यूड जो है, सोंड का जो एम्पलीट्यूड है वो अगर लार्ज हुआ, एम्पलीट्यूड क्या हुआ, लार्ज हुआ, एम्पलीट्यूड इज़ लार्ज, तो इसका मतलब आप फ़ौरन समझ जाना, एम्पलीट्यूड अगर लार्ज है तो जो लोडनेस है वो भी क्या होगी, हाई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक समझ में आया, लोडनेस भी क्या होगी, हाई हो जाएगी। और इसका अगर वाइस वर्सा अगर हम कहें तो क्या होगा, अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल हुआ तो, अगर एम्पलीट्यूड क्या हुआ, स्मॉल, एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल हुआ तो लोडनेस भी क्या होगी, लो होगी, लोडनेस इज़ लो। और हमें पता कैसे चलेगा लोडनेस लो है, आवाज़ मध्यम सी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो ये पहचानने का तरीका है कि कब लोडनेस ज़्यादा हो रही है और कब लोडनेस कम हो रही है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो मतलब लोडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो मतलब लोडनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी गाइस। SI यूनिट की अगर हम बात करें तो वाट पर मीटर होते हैं, मेजरमेंट इसकी किस में की जाती है, डेसिबल के अंदर की जाती है। तो हमारे पास जो 2 पॉइंट हमने पढ़े, पहला पॉइंट है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है सोंड वेव। और सोंड बच्चे और याद रखना, ये मैकेनिकल वेव है हमारे पास, सोंड मैकेनिकल वेव होती है, ये भी याद रखो। सोंड क्या है हमारे पास, मैकेनिकल वेव, क्योंकि सोंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जनरली 3 ही मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारे पास होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे मूव करते हैं गाइस। कदम कदम बढ़ाए चलो। कहते हैं कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, अब हम अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी नंबर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो पिच ये कोई क्रिकेट की पिच नहीं है गाइस, मत अब क्रिकेट की पिच समझना स्टार्ट कर दो। पिच का मतलब होता है शार्पनेस, कि हमारी जो सोंड है उसकी पिच कैसी है। तो पिच हम पहचानते कैसे हैं, तो याद रखना,
पिच जो होती है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो मतलब ये हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो पिच भी लार्ज होगी, मतलब शार्पनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो शार्पनेस भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम अपने मतलब सराउंडिंग में देखें तो ये तो बड़ी आम सी बात हम कहते हैं कि लड़कियां कान खाती हैं, लड़कियां कान खाती हैं। क्यों कान खाती हैं भाई, और लड़के कान नहीं खाते, ऐसा क्यों होता है गाइस, ऐसा क्यों होता है, किसी के पास ऐसा रीज़न है? तो याद ये रखना है गाइस कि लड़कियां जो उनकी वॉइस अगर वो ज़्यादा ऊंचा बोले, चिल्लाएं, तो क्यों हमें कानों में दर्द होता है? बिकॉज उनकी पिच लार्ज होती है, पिच लार्ज होती है। मतलब पिच लार्ज होने का क्या, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी इज़ हाई। तो फीमेल साउंड जो होती है उनकी पिच लार्ज होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उनकी हाई होगी। अगर हम मेल की बात करें तो इनकी जो पिच होती है वो लो होती है। पिच लार्ज मत लिखो यहाँ पे, हाई ही हम लिखेंगे। पिच लो होगी, लो क्यों होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी लो होती है। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है गाइस, फ्रीक्वेंसी इज़ लो। तो फीमेल की जो साउंड होती है, जो वॉइस होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल की वॉइस के। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी, शार्पनेस कितनी है, आवाज़ शार्पनेस को ऐसा समझो कि आवाज़ क्वालिटी कितनी अच्छी है और माइन्यूट कितनी है, कितनी तेज़ है वो वॉइस, कितनी पतली है वो वॉइस। तो ऐसे इसको हम देखते हैं, तो अपने याद रखना है। अच्छा, अगर हम और बात करें तो अपने याद रखना है। तो आजकल तो गर्मियों का जो मौसम चल रहा है, तो ये तो बड़ा आम सा देखने को मिलता है भाई, और अल्लाह इससे बचाए। बस मैं तो यही बोलता हूँ, दोनों से बचाए भाई, दोनों ख़तरनाक है, मॉस्किटो भी ख़तरनाक है और लाइन तो हद से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ज़रा मुझे बताओ, मॉस्किटो और लाइन में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है गाइस? मॉस्किटो की ज़्यादा होती है वॉइस की फ्रीक्वेंसी या लाइन की? तो मैं आपको इसका जो जवाब देने जा रहा हूँ, अपने याद रखना है। जवाब जो होगा, क्या सोच रहे हो आप, क्या सोच रहे हो, क्या होगा, क्या होगा? तो मॉस्किटो जो होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, गेस करो, गेस करो, गेस करो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इज़ हाई होती है। और लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इज़ लो होती है। अच्छा, अगर हम बात करें मॉस्किटो की वॉइस की लोडनेस, तो वो लो होती है, लो लोडनेस होती है। आवाज़ में लोडनेस, वैसे में दम, आवाज़ में दम किसका ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, हाई। तो शेर की आवाज़ से कौन नहीं डरता भाई, रातों की नींद भी उड़ जाती है इसकी आवाज़ से, इसके तो इसलिए दम वाली आवाज़ होती है इसकी। तो लोडनेस को दम से आप समझ सकते हो, मतलब कितनी मोटी आवाज़ है, कितनी ज़्यादा आवाज़ है, फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी पतली आवाज़ है इसकी, ठीक है। तो ये था पिच हमारे पास। पिच के बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आता है क्वालिटी। आई होप कि हो गया होगा, ठीक है। और पिच की अगर ऐसे यूनिट की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी के होंगे वही इसके भी यूनिट होते हैं, हर्ट्ज़, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्ज़ होते हैं। ओके, मूव करें आगे क्वालिटी के ऊपर। तो क्वालिटी में हमने सिर्फ दो बातें याद रखनी है। क्वालिटी के अंदर दो बातें गाइस याद रखनी है। नंबर 4 पॉइंट पे क्वालिटी में हमने दो बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है? सबसे पहले टोन क्या होता है और नोट क्या होता है, ये दो बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। अगर किसी साउंड की सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड को हम टोन कहते हैं। आपने ये याद रखा कि अगर हमारे पास साउंड अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी की है तो हम उस साउंड को क्या कहेंगे, ये टोन है हमारे पास, ठीक है। और गाइस, अगर सेवरल फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर हुआ हमारे पास, मिक्सचर का मतलब क्या होता है समझ तो आपको होगा ही, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज नोट। हमारे पास ये क्या होता है, नोट होता है। क्वालिटी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना। गाइस, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना। क्वालिटी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, कि आप दो वॉइसों के अंदर, दो साउंड्स के अंदर किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्वालिटी। ओके, ये वाला हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर फिफ्थ पे आता है इंटेंसिटी। तो गाइस, इंटेंसिटी आपने याद रखनी है। इंटेंसिटी के जो एसआई यूनिट होते हैं, इसके जो एसआई यूनिट होते हैं गाइस, वो होते हैं हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर। लोडनेस के क्या थे गाइस, लोडनेस के थे हमारे पास वाट पर मीटर,
और हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है, इसके जो यूनिट होते हैं वाट पर मीटर। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी जो है पास कर रही है किसी भी एरिया से 1 सेकंड के अंदर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया इन 1 सेकंड, तो उसे हम गाइस क्या कहते हैं, इंटेंसिटी हम कहेंगे। आई होप कि ये वाला क्लियर हो गया आपको। और इंटेंसिटी के जो यूनिट हैं गाइस ये क्या होते हैं, और ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड की हम बात कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होती है ये एम्पलीट्यूड के स्केल के ऊपर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड बच्चे अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीफायर्स हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, आवाज़ का एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए, आवाज़ की रेंज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये आपने ये याद रखना है, आवाज़ की लोडनेस को इंक्रीज़ करने के लिए हम एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं। तो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्केल के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट थे कि इसके बारे में, साउंड के बारे में। अब अगर हम आगे मूव करें तो अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड की इन डिफरेंट मीडियम के अंदर, कि हमारे पास जो स्पीड होती है साउंड के डिफरेंट मीडियम में वो स्पीड क्या होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर हम मूव करते हैं। ओके, आई थिंक मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो मुझे स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी। उसकी स्पीड वाला टॉपिक है तो थोड़ी सी मैं अपनी स्पीड को डिक्रीज़ करता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं स्पीड की। तो गाइस स्पीड को मैं जो आपको समझाऊंगा, मैं 3 पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। गैसेस के केस में क्या होगी, फिर लिक्विड के केस में क्या होगी, और अगर गैसेस में बात करूँ स्पेशली मैं बात यहाँ पर करूँगा एयर की। बाय डिफ़ॉल्ट हम एयर की ही बात करेंगे कि एयर, हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो एयर के ऊपर ही पूछे जाने के चांसेस आपको हैं, ठीक है। तो अगर हम एयर की बात करें यहाँ पर, तो अपने याद रखना है जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ जो साउंड है, स्पीड ऑफ जो साउंड है एट 22 डिग्री के ऊपर, मतलब अगर कहीं एटमॉस्फेयर में 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वहाँ पर ये होती है 324 मीटर पर सेकंड होगी। याद रखना है आपने, 324 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड होगी एयर के अंदर इसके। और टेम्परेचर देखो, एक वर्ड मैंने टेम्परेचर डाला तो इट मीन्स आपने याद रखना है वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड ज़रूर करेगी, ठीक है। नंबर सेकंड इसमें आपने याद रखना है जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस इन एयर की ही हम बात कर रहे हैं, तो 341 मीटर पर सेकंड। कहीं बुक्स में आपको 346 मीटर पर सेकंड भी लिखा हुआ मिलेगा, तो अब दोनों वैल्यू को याद रख लो। दोनों में से अगर कोई एक भी आपको दिख जाए तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, गैस की हमने बात कर ली, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लिक्विड के केस में। तो लिक्विड का जो केस है हमारे पास, इसमें हम वाटर की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइप्स के लिक्विड होते हैं। तो बट मैं वाटर की बात करूंगा, और वाटर भी 2 किस्म के, एक आएगा सी वाला वाटर और दूसरा आएगा डिस्टिल्ड वाला वाटर। डिस्टिल्ड, तो आप ज़रा मुझे बताइए कि डिस्टिल्ड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है या सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और डेंसिटी का कंसेप्ट है तो याद रखना, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के फार्मूला याद रख लो। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, m/v। तो याद रखना सी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो साउंड जो है ये एक मीडियम पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज मैकेनिकल वेव्स है, तो जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो याद रखना सी के अंदर अगर हम बात करें, मतलब ऐसा वाटर कि जिसमें डेंसिटी ज़्यादा हो, तो वहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 1531 मीटर पर सेकंड। और अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो इसमें इसकी होती है 1498 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी स्पीड है लिक्विड की, मतलब वाटर के केस में जो हमने ले लिया। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सॉलिड के केस जो हमारे पास है गाइस, सॉलिड का जो केस है इसमें अगर हम मेटल्स की बात करें तो याद रखना, मेटल के केस के अंदर इसकी जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब ये वेरी करती है डिफरेंट मेटल्स के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कितना लेते हैं, 6 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 3 हमने बात की, गैस की बात की हमने, लिक्विड की हमने बात करी, और हमने बात की किसकी, सॉलिड की। तो आप ज़रा मुझे बताइए देख कर कि सॉलिड के अंदर ज़्यादा है स्पीड, लिक्विड के अंदर ज़्यादा या गैस के अंदर ज़्यादा। तो आपका आंसर आना चाहिए सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मीडियम। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज सॉलिड हमारे पास डेंस होता है ज़्यादा, तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ क्या होती है, वेलोसिटी मतलब स्पीड भी साउंड की क्या होती है गाइस, ज़्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ साउंड्स के ऊपर। हमारे पास कितनी किस्म की आवाज़ें होती हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड्स, व्हाट इज़ इंफ्रासोनिक एंड व्हाट इज़ अल्ट्रासोनिक साउंड।
सोन का जो टॉपिक है ये जेके एसएसबी का बहुत ही कह सकते हैं फेवरेट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा, 101% गारंटी है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो और मेरी कोशिश यहाँ यही रहेगी आपका एक नंबर भी ज़ाया ना हो यहाँ से, ठीक है। हमारे पास जो सोन है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। देखो किस तरीके से, अगर मैं सबसे पहले रेंज की बात करूँ तो रेंज से हमें समझ में आएगा, रेंज ऑफ हियरिंग जो होती है तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करने वाले हैं, इसको ध्यान से आपने देखना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑडिबल रेंज की। ऑडिबल रेंज जो होती है, और इसमें जो बात करूँगा मैं ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स या बीइंग ह्यूमंस या ह्यूमन बींग। तो गाइस चलो साथ में आएगी बात। तो बीइंग ह्यूमन बतानी अपने किसकी कंपनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आपने ढूंढना है इसको। ह्यूमन बींग्स में केस के अंदर गाइस जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 220 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो याद आपने रखना है, एक इंसान जो नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है वो इतनी आवाज़ सुन लेता है, 20 हर्ट्ज को भी वो सुन लेता है, 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को भी वो सुन लेता है। इसके बिटवीन जितनी फ्रीक्वेंसी है सारी की सारी सुन लेता है। लेकिन अगर इसके इधर की बात करें तो वो भी सुनाई देती, इसके उधर की बात करें तो वो भी इसको सुनाई नहीं देती। ह्यूमन बींग की नॉर्मल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम एक और पॉइंट में उठा लेता हूँ इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें 5 ईयर ओल्ड की, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो होगा, मतलब 5 साल का जो बच्चा होता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 25 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को भी सुन लेता है। कितनी फ्रीक्वेंसी का सुन लेता है? 25, मतलब 25,000 की हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज को वो सुनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो हमारे जो ईयर होते हैं बचपन के अंदर वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिबल होते हैं, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेते हैं साउंड की। लेकिन जैसे जैसे एज राइज होना स्टार्ट होती है तो हमारे जो सेंसिटिविटी होती है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ख़त्म होना स्टार्ट होती है, जिससे हमें कम सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ओल्ड एजेस के अंदर जाते हैं तो आपको पता है कम सुनाई देने का यही होता है कि जो सेंसिटिविटी होती है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, लॉस होती है। तो 5 ईयर जो ओल्ड चाइल्ड होता है ये यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक होगी ये बात कि अगर हम ऑडिबल रेंज की बात करें ह्यूमन बींग्स की। अब अपने एक बात याद रखनी है, यहाँ से साउंड की हम बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 20 हर्ट्ज़ आ गया, 220 किलो हर्ट्ज़ जो है ये आ गई ह्यूमन बींग्स। अब गाइस जो फ्रीक्वेंसी इससे कम होंगी और जो फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होंगी हम उनकी बात कर लेते हैं। कम वाली फ्रीक्वेंसीज़ को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड हम कहते हैं, ठीक है। जो 20 हर्ट्ज़ से कम होते हैं, जो 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होंगी तो उसे क्या कहेंगे? अल्ट्रा सोनिक साउंड हम कहेंगे। तो आपने याद ये रखना है कि जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है गाइस वो 20 किलो हर्ट्ज़ से लार्जर होती है, और जो इंफ्रासोनिक साउंड हमारे पास होती है इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज़ से कम होती है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हम इनकी बात करेंगे कि इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक हमारे पास क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें इंफ्रासोनिक की गाइस, इंफ्रासोनिक की सबसे पहला मैंने क्या लिखा है, लेस देन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किससे लेस देन होती है इसकी? 20 हर्ट्ज़ से कम होगी, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इन साउंड्स को सुन सकते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं भाई? एलिफेंट्स होते हैं, एलिफेंट एंड राइनासोर, राइनासोरस। तो ये जो हमारे पास हैं ये कौन सी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेते हैं? ये डिटेक्ट कर लेते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड को भी सुन लेते हैं, बड़े ही आराम से सुन लेते हैं। और अप टू कितनी फ्रीक्वेंसी तक? तो गाइस 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक ये डिटेक्ट कर लेते हैं साउंड्स को, एलिफेंट और राइनासोर। और जो अर्थक्वेक होती है, याद रखना अर्थक्वेक के केस के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है, अर्थक्वेक के केस के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस जो होती है वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? तो वो भी इंफ्रासोनिक ही होती है। ये भी अपनी याद रखना है, वो भी कौन से नेचर की होती है? इंफ्रासोनिक नेचर की वो होती है हमारे पास। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? इंफ्रासोनिक साउंड कौन सी साउंड्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी गाइस 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, तो उनको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, ठीक है। और एलिफेंट और राइनोसोर्स इन जो वॉइस को बड़ी ईजिली ही क्या कर लेते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं हम अल्ट्रासोनिक की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अल्ट्रासोनिक के लिए नंबर 1 पॉइंट लिखूँगा,
और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो भी अब याद रख लेना, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था इस तरीके से, ठीक है। ये इसका सिंबल है न्यू का, ठीक है, और एन यू इसको इस तरह से रीड आउट किया जाएगा। मैं मिटा दूँ इसको अब। ओके, मूव। बात करते हैं हम अल्ट्रासोनिक की। दिस इज़ इंफ्रासोनिक, दिस इज़ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो गाइस पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज़, 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है गाइस इनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डॉग जो होता है, याद रखना, जो डॉग होता है वो ईज़िली हेयर कर लेता है 50 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को भी, मतलब 50,000 फ्रीक्वेंसी को डॉग जो है वो ईज़िली डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए याद रखना कि कुत्तों से बच के रहना भाई, ठीक है। तो वो क्योंकि 50 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को भी बड़े आराम से सुन लेते हैं, तो इसलिए इसको डिटेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब छोटी सी आवाज़ को भी ये सुन लेता है, ठीक है। तो साउंड्स को ये तो आपने याद रखना है, जो हम नहीं सुन सकते ना उसको। फिर बैट आता है इसमें, बैट मतलब चमगादड़ जिसे हम कहते हैं। तो बैट जो है ये 120 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सुन लेता है। सबसे लार्जर फ्रीक्वेंसी को बैट ही डिटेक्ट करते हैं, इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी को और कोई भी एनिमल डिटेक्ट नहीं कर सकता गाइस। तो ये आ गया आपके पास बैट। और हमारे पास जो है, हमारे पास कौन कौन से और हमारे पास आते हैं, डॉल्फिन होगी, डॉल्फिन जो है ये भी है। कैट आती है इसके केस के अंदर, कैट जो बिल्लियाँ होती हैं। लियोपर्ड आ गया हमारे पास। तो ये जो होते हैं ये भी हमारे पास अल्ट्रासोनिक साउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं बड़े ही आराम से। डॉल्फिन्स वगैरह होगी, कैट्स होगी, लियोपर्ड्स वगैरह होगी, ठीक है ना, जो शेर प्रजाति में आते हैं। अच्छा, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है, मैं वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो अल्ट्रासोनिक साउंड थी ये सबसे पहले प्रोड्यूस किसने की थी, तो गेल्टन विस्टली नाम है साइंटिस्ट का गाइस। गेल्टन विस्टली जो है इसने फर्स्ट प्रोड्यूस की थी ये वाली वेव्स, फर्स्ट प्रोड्यूस। अल्ट्रासोनिक साउंड सबसे पहले किसने प्रोड्यूस की थी, तो अपने याद रखना है गेल्टन विस्टली ने प्रोड्यूस की थी सबसे पहले, ओके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर राइनोसोरस के ये है कि बताना ये किस नेशनल पार्क का ये नेशनल एनिमल है, नेशनल पार्क का, ठीक है, नेशनल एनिमल है। अच्छा जी, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। मैं एक पॉइंट लिखने वाला हूँ यहाँ पे, सोनार पे। ये सोने वाला सोनार नहीं है, मतलब जो सोना बनाने वाले होते हैं वो नहीं है ये सोनार जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप ध्यान रखो। इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो हमारे पास ये पनडुब्बीज़ के अंदर लगी होती हैं गाइस, मैं मिटा रहा हूँ इसको भी। तो ये कहाँ पर होती हैं गाइस, पनडुब्बीज़ वगैरह के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। किस लिए, कैलकुलेट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट डिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड का यूज़ किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, सोनार के अंदर हम अल्ट्रासोनिक का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो होती हैं इनका यूज़ किया जाता है सोनार के अंदर, मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो डिवाइस है हमारे पास उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, तो गाइस अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, तो मूव नेक्स्ट। यहाँ से हमारे पास एक टॉपिक लास्ट वाला बच गया, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो गाइज याद रखना है, जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करती है सेम वैसे ही हमारे पास साउंड के भी रिफ्लेक्शन होती है इस तरीके से। दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर नॉर्मल होगा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो साउंड के केस में भी लॉज ऑफ, इसको लॉज ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थे, यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होंगे हमारे पास। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो सेम लॉ वैसे यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो रिफ्लेक्शन जैसे ही हमने नाम दिया, तो यहाँ पर एक नाम हमारे पास निकल कर सामने आ गया, इको का। इको वो कार वाली इको नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो साउंड हमें रिफ्लेक्शन के बाद सुनाई देती है उस साउंड को हम कहते हैं इको। याद रखना है आपने।
आफ्टर रिफ्लेक्शन जो साउंड हमें सुनाई देगी उसको हम क्या कहेंगे, इको कहेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ से एक साउंड हमने, यहाँ से एक साउंड गई यहाँ से यहाँ पर टकराई, जाके टकराने के बाद जो आवाज़ हमें सुनाई देगी उसको हम क्या कहेंगे, इको हम कहेंगे। तो दो किस्म की आवाज़ हमें सुनाई देती है, एक ओरिजिनल वॉइस होती है, दूसरी रिफ्लेक्शन के बाद वाली वॉइस होती है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं, मतलब डबल आवाज़ सुनाई देना, तो वो इको की वजह से ही होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो, 0.1 सेकेंड का जो टाइम डिफरेंस होता है, मतलब इतना टाइम लगता है डिफ्रेंशिएट करने में ओरिजिनल साउंड में और रिफ्लेक्टेड साउंड में। अगर इतने टाइम के अंदर 0.1 सेकंड के टाइम के अंदर अगर आवाज़ वापस आगे रिफ्लेक्ट होगी तो वो हमें इको सुनाई देगी, इसके बाद हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो मतलब 0.1 सेकंड तक हमें आवाज़ पॉसिबल है कि इको हो जाए। अगर इसके बाद मतलब एक साउंड जो है इतने टाइम में वापस नहीं आई रिफ्लेक्ट होके तो वो इको नहीं बनेगी, कहने का मतलब ये है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी है कि सोर्स के और जो ऑब्स्टेकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए गाइस, तो वो डिस्टेंस होना चाहिए 7.2 मीटर होना चाहिए। किसके लिए, इको के लिए। अगर आप चाहते हो कि इको प्रोड्यूस हो तो डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7.2 मीटर का होना चाहिए सोर्स के बीच में और ऑब्स्टेकल के बीच में, मतलब जहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दो यहाँ पर याद रखने आपने, 0.1 सेकंड का टाइम लगता है उसको, अगर इतने टाइम में आवाज़ वापस आई तो ही वो क्या करेगी, इको करेगी। और टाइम के साथ साथ अगर डिस्टेंस की बात करें तो 17.2 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 17.2 है तो मुझे बताओ आवाज़ यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से यहाँ तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 34.4 मीटर। ओके गाइस, तो ये है रिफ्लेक्शन। सेम हमारे पास रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन भी निकला है, तो वही लाज यहाँ पर भी लगेंगे। वैसे ही जो आवाज़ें हैं वो मीडियम के अंदर ट्रांसमिट जब करते हैं तो उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन करना। तो गाइस आप इसका एक स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, फिर हम आगे की बात करेंगे। ओके, मूव फॉरवर्ड। ओके गाइस, अब लास्ट पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बात करूंगा उसके, तो फिर हम अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे। ज़्यादा लंबे टॉपिक नहीं बनाने हैं हमने, छोटे टॉपिक बनाएंगे जिसमें आप बोर भी ना हो जाओ, पढ़ने में कुछ सीखो भी आप। तो एक बात आप याद रखना, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेम्परेचर पे पर जो वॉइस डिपेंड करती है वो किस रिलेशन से करती है। तो याद रखना इस रिलेशन से वेलोसिटी जो है, साउंड की जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है, ये भी आपने याद रखना है। इज अ डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। तो याद रखना है 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के दौरान क्या होगा, अगर 1 डिग्री राइज हुआ इन टेम्परेचर तो उसमें आवाज़ जो है उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, उस वक्त 0.61 मीटर पर सेकंड में क्या होगी, इंक्रीज़ होगी वेलोसिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आपने याद रखना, इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो गाइस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर पे डायरेक्ट डिपेंडेंस करती है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस मीडियम में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वॉइस ट्रैवल ईजिली कर जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक और बात समझ में हमें आती है, दिस इज़ नंबर 1। और दूसरी को याद रखने अपने, वेलोसिटी जो होती है वो डेंसिटी पर भी प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिस मटेरियल की डेंसिटी लार्ज होगी उस मटेरियल के अंदर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब ईजिली ट्रैवल कर जाएगी। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर मैं 2 फार्मूलों की बात करने वाला हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आज तक आपने इनका नाम ही नहीं सुना होगा। तो ये फार्मूला है बच्चे न्यूटन फार्मूला, हम कहते हैं फॉर स्पीड के लिए, फॉर स्पीड ऑफ साउंड के लिए। ठीक है, न्यूटन फार्मूला क्या है, वेलोसिटी बराबर होती है किसके, b अपान रो के, और इसको हम लिखते हैं कैसे, प्रेशर अपान रो। प्रेशर है किसी भी मीडियम का, याद रखना आपने। दिस इज न्यूटन फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ अ साउंड। ओके, याद रखना न्यूटन फार्मूला है। अच्छा, दूसरा फार्मूला हमारे पास स्पीड कैलकुलेट करने का कौन सा, लैपलेस। तो ये फार्मूले में भी पूछे कि न्यूटन फार्मूले के तहत बताओ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का कौन सा फार्मूला आपके पास, तो ये अपने फार्मूले याद रखने। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है, v बराबर होता है अंडर रूट ऑफ गामा इंटू पी डिवाइड बाई रो के। नहीं, याद रखना दोनों फार्मूले। और गामा बराबर होता है गाइस सी पी डिवाइड बाई सी वी के, सी पी डिवाइड बाई सी वी के बराबर होता है। तो गाइस आई होप कि ये वाले समझ में आए होंगे आपको। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर
तो आपके पास दो टाइप्स की एयर हैं, वार्म एयर है और डेंस एयर है। तो मुझे बताइए आप, आवाज़ जो है जल्दी कहाँ ट्रैवल करेगी, डेंस एयर के अंदर या वार्म एयर के अंदर? तो हम देखेंगे टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ का है। टेम्परेचर ज़्यादा वार्म एयर का होता है तो वहाँ पर जो स्पीड होगी साउंड की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपने ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक। आई होप कि बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और मैंने भी अपनी तरफ से बच्चे पूरी कोशिश किया वो समझाने की, जो भी इंपॉर्टेंट था साउंड के रिलेटेड, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। तो मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया, तो मुझे यकीन भी है कि आप अच्छे से समझे भी होंगे। तो आज हम इतना ही रखेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, थैंक यू वेरी मच।